नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी मित्रों का आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आप अपन बात करते हैं इस क्लास के अंदर पशु परिसर भर्ती से संबंधित जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की करते हैं व्याख्या सहित विश्लेषण। जी हाँ, ये अपना पार्ट बी जो चल रहा है, इस पार्ट बी के अंदर अपने कुल 3 क्लास ली। उन 3 क्लास में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आज अपनी क्लास नंबर रहेगी 4 और 4 नंबर क्लास में हम बात करेंगे पशुधन के लिए प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के बारे में। जी हाँ, आपको बता देता हूँ कि पार्ट बी से कुल 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, वो हम इन्हीं क्लासों में डिस्कस करते हैं। और ये बिल्कुल आपके सामने गारंटी बैच है, यानी कि यहाँ से आपको वही कंटेंट दिया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आपने अगर 3 क्लास नहीं देखी है, कोई बंधु पहली बार जुड़ा है, तो इसी प्लेटफॉर्म बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर के आप वो 3 क्लास देखें। और आज की क्लास के अंदर आप जुड़े हैं तो पूरे के पूरे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 जो मैं आज प्रश्न लेके आया हूँ व्याख्या सहित है, तो आप इन प्रश्नों को अटेंड करें, अपने उत्तर साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और आपकी तैयारी का आकलन भी आप आराम से कर सकते हैं। वैसे देखो मित्रों, ये भर्ती बहुत ही अच्छी और गोल्डन चांस भर्ती का है, और यहाँ पर जो पार्ट बी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, और पार्ट बी से मेरिट का निर्धारण भी होगा। तो चलिए बात करते हैं अपन आज के क्लास की। और आज की क्लास में काफ़ी सारे प्रश्न जो फैक्ट है वो अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि पश्मीना किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। अब देखो ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1 व 2 दोनों में कौन सी है, तो पहला यहाँ सेंग थेंगी और दूसरा ऑप्शन है सेंगू। यानी कि सेंग थेंगी और सेंगू ये 2 ऐसी नस्लें हैं जिसे पश्मीना प्राप्त होती है। तो जो बंधु यहाँ मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहे हैं ए, उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो देखिए व्याख्या में है लिखा कि पश्मीना है वो सेंग थेंगी और सेंगू नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। बात करें साथियों कि पश्मीना कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पश्मीना कश्मीर की प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कश्मीर की पश्मीना है वो प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं अपन आज के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि पशुओं में सामान्य श्वसन क्रिया कहलाती है, यानी कि जो पशु है वो सामान्य श्वसन क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ल्यूको, यूपनोया, साउटिस, एपनिया। जी हाँ, आपको बताना है सामान्य क्रिया क्या कहलाती है श्वसन की। तो यहाँ पर मेरे साथी काफ़ी सारे बंधु हैं, वो कमेंट में बता रहे हैं ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी जिन बंधुओं ने कमेंट किया उनका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी यूपनोया। देखिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो पशुओं में सामान्य श्वसन की क्रिया है वो साथियों कहलाती है यूपनोया, और श्वसन का पूर्णतः बंद होना यह कहलाता है एपनिया। तो यहाँ पर आपको 2 शब्द इंटरेस्टिंग शब्द है, ध्यान रखने हैं। एक तो शब्द ध्यान रखना है आपको यूपनोया, और एक आपको ध्यान रखना है एपनिया। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपनोया क्या है या एपनिया क्या है, या आपको कह सकते हैं कि सामान्य श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है या श्वसन पूर्णतः बंद होना क्या कहलाता है। तो देखो एक एक प्रश्न के अंदर अपन बात करें तो काफ़ी सारे फैक्ट के क्वेश्चन भी साथ साथ में तैयार हो जाएंगे। चलिए अपन अगले तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रेटिकुलम से वापस मुंह में जाने वाला किवंती भोजन कहलाता है। लॉकेट, लॉक्टे, बोलस, कड़, इम्यून। आपको बताना है कि रेटिकुलम में जो वापस मुंह में जाने वाला किवंती भोजन होता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में बंधु कमेंट कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन का, बिल्कुल यहाँ पर लाइव कमेंट करें आप, और लाइव कमेंट में जो 3 नंबर बता रहे हैं ऑप्शन सी, उनका सभी का सही आंसर है कड़ कहलाता है। देखिए इसका अपन करते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में लिखा हुआ स्पष्ट कि रेटिकुलम से वापस मुंह में जाने वाला किवंती भोजन होता है मित्रों, उसे अपन कहते हैं कड़। क्या कहते हैं, कड़। और एक आता है कि मुंह में निगला हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो जो मुंह से भोजन निगल लेते हैं और निगला हुआ भोजन कहलाता है उसे कहते हैं बोलस। तो यहाँ से भी आपको 2 शब्द ध्यान रखने हैं, कड़ और बोलस। तो कड़ होता है जो वापस मुंह में आता है वो भोजन, और जो मुंह से निगल लिया जाता है उस भोजन को कहते हैं बोलस। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गाय तथा भैंस का रंभाना को कहते हैं, यानी कि जब गाय और भैंस रंभाती है यानी कि बोलती है, इनकी उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है गेल्ड, बुलोक, बोलाइंग, बोलोइंग और स्टिर। जी हाँ, आपको बताना है कि गाय और भैंस का रंभना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 का बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोलो इंग कहलाता है। बेलो इंग क्या कहलाता है, बेलो इंग कहलाता है। देखिए बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो गाय तथा भैंस का रंभना ये कहलाता है बेलो इंग। क्या कहलाता है, बेलो इंग कहलाता है। देखिए बात करते हैं कि जानवर का पानी या कीचड़ में लौटना उसे कहते हैं वेलोविंग। क्या कहते हैं, वेलोविंग कहलाता है। और वेलोविंग कौन से जानवर करते हैं, तो ये भैंस तथा सुअर है वो अक्सर वेलोविंग करते हैं। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट अंडरलाइन बता रहा हूँ। बेलोइंग को बेलोइंग शब्द आता है, एक आता है वेलोविंग। बेलोइंग और वेलोविंग, बेलोइंग का मतलब है गाय और भैंस का रंबाना, और वेलोविंग का मतलब है पानी तथा कीचड़ में पशुओं का लौटना। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर भैंस और सुअर होते हैं जो पानी या कीचड़ देकर के उसमें लौटते हैं, तैरते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, तो उसे कहते हैं वेलोविंग। और बेलो विंग किसे कहते हैं, तो गाय और भैंस का रंबाना।
क्लियर, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, आज के प्रश्न 5 की बात करें तो 5 नंबर प्रश्न है कि अंगोरा नस्ल की बकरी के मुलायम रेशमी बालों को क्या कहते हैं। जो अंगोरा नस्ल की बकरी है उस बकरी के मुलायम रेशमी बाल है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है मोहेर, गुमर, पश्मीना, बैकन। बिल्कुल यहाँ से आपको बताना है आंसर सही 5 नंबर का। तो जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल जो बंधु 5 का ऑप्शन नंबर 1 लॉक करें उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहेर कहलाता है। क्या कहलाता है, मोहेर कहलाता है रेशमी बाल अंगोरा नस्ल की बकरी का। तो देखिए बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो अंगोरा नस्ल की बकरी के मुलायम और रेशमी बालों को मोहेर कहते हैं। एक साथ ध्यान रखना है कि जो सुअर की वसा होती है उस वसा को लार्ड कहते हैं। सुअर की वसा को क्या कहते हैं, लार्ड कहते हैं। और सुअर के पिछले हिस्से का जो मांस होता है उस मांस को बेकन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकन कहते हैं। तो आपको यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट शब्द है, एक तो है आपको मोहेर, एक है लार्ड और एक है बेकन। तो मोहेर क्या है, तो मोहेर तो है अंगोरा नस्ल की बकरी के रेशमी मुलायम बाल। लार्ड क्या है, तो लार्ड आपको ध्यान रखना है सुअर की वसा, इसे लार्ड कहते हैं। और बेकन क्या है, तो बेकन है सुअर के जो पिछले हिस्से का मांस होता है उसे बेकन कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न संख्या 6, वह पशु जो अपने शरीर का तापमान वातावरण के बाह्य तापक्रम के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वह पशु जो अपने शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकता है उस पशुओं को क्या कहते हैं। हीमियोथर्मल, टेबल, पारिकिलोथर्मल, पोनी। बिल्कुल आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है 6 नंबर का। और यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो बंधु कमेंट कर रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन सी, पारिकिलोथर्मल। क्या कहते हैं, पारिकिलोथर्मल। देखिए आपके सामने बात करते हैं कि वह पशु जो अपने शरीर का तापमान वातावरण के बाह्य तापक्रम के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकता है उसे पारिकिलोथर्मल कहते हैं। जैसे सर्प और रंग कर या रेंग कर, यहाँ ध्यान रखें, सर्प या रेंग कर चलने वाले जानवर, इनकी जो जमीन पर रेंग करके चलते हैं सर्प की तरह, वो सारे के सारे जानवर होते हैं। वो जानवर अपने शरीर का तापमान होता है वो बाहर के तापमान के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ऐसे जानवर को कहते हैं पारिकिलोथर्मल। क्या कहते हैं, पारिकिलोथर्मल, पारिकिलोथर्मल। और जो जानवर अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के अनुसार नियंत्रित कर देते हैं उसे कहते हैं हीमियोथर्मल। क्या कहते हैं, हीमियोथर्मल। आगे बात समझ में, तो एक आपके ध्यान रखना पारिकिलोथर्मल और एक आपको ध्यान रखना है हीमियोथर्मल। हीमियोथर्मल वाले जानवर तो बाहर के वातावरण के अनुसार अपने ताप को नियंत्रित कर देते हैं, लेकिन पारिकिलोथर्मल जानवर है वो अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। और 7वां प्रश्न है, गाय भैंस के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं। इनके गाय और भैंस का जो नवजात बछड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। किड कहते हैं, कॉफ कहते हैं, पिगलेट कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। जी हाँ, 7 का कमेंट करें जल्दी से। तो यहाँ पर जो बंधु 7 नंबर का आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉफ। गाय तथा भैंस के नवजात बछड़े को कॉफ कहते हैं। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं और कुछ और भी फैक्ट है। तो देखें, गाय व भैंस के नवजात बछड़े को कॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉफ। लेकिन भेड़ के नवजात बच्चे को क्या कहेंगे, तो भेड़ के नवजात बच्चे को कहते हैं लैम्ब। क्या कहते हैं, लैम्ब। बकरी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं, तो बकरी के नवजात बच्चे को कहते हैं किड। सुअर के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, तो सुअर का जो नवजात बछड़ा होता है उसे कहते हैं पिगलेट। क्या कहते हैं, पिगलेट। और पोल्ट्री के सूजे को, इनके जो पोल्ट्री का सूजा मुर्गी का नवजात होता है उसे कहते हैं चिक। क्या कहते हैं, चिक। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने आए हैं, कॉफ, लैम्ब, किड, पिगलेट और चिक। इन शब्दों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी बार प्रश्न इसे उल्टा पूछ सकता है कि पिगलेट क्या है, तो पिगलेट है सुअर के बछड़े का नाम। यानी कि सुअर होता है और सुअर के जो नवजात बछड़ा होता है उसे हम पिगलेट कहते हैं। बकरी के नवजात बच्चे को किड कहते हैं। तो ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल इस क्लास के अंदर आपको A1 कंटेंट दिया जाएगा। आप क्लास को आराम से देखें और अपनी तसल्ली के साथ इस कंटेंट को पढ़ें। ये कोई कंटेंट हम ऐसे ही आपके लिए कोई फर्जी या झूठ मूठ नहीं बनाते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक बुक जो हमारे ऑथेंटिक टीचर है जो पढ़ाते हैं, हाँ, हम उनसे भी ऐसे कंटेंट को प्राप्त करते हैं और आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको उपस्थित करवा रहे हैं। तो आप इस क्लास को अच्छी लग रही है तो लाइक करें और आगे से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि देखो मित्रों, जितने ज़्यादा आप विद्यार्थियों को इस क्लास के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे उतना ही उन विद्यार्थियों का भला होगा। और हमारा यहाँ से एक ही उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाना। देखिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो 8वां प्रश्न है कि बछड़े के मुंह पर दूध पीने से रोकने या उसको मिट्टी खाने से रोकने के लिए लगाया गया रस्सी का एक अवरोध क्या कहलाता है। आपने भी देखा होगा साथियों अपने गाँव में, ढाणियों में, कि जो नवजात बछड़े होते हैं गाय भैंस के, वो अक्सर क्या करते हैं कि दूध पी जाते हैं गाय भैंस का, या वो मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए उसके मुंह पर एक रस्सी जाली होती है, बांध देते हैं। उस जाली को कहते क्या है। ऑप्शन है चिंकी, नाथ, बिछिया, डोल। बिल्कुल यहाँ पर 8 नंबर का जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं उनका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चिंकी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिंकी। चलिए देखिए इसका भी डिस्कस पढ़ते हैं कि बछड़े के मुंह पर दूध पीने या से रोकने या मिट्टी खाने से रोकने के लिए लगाया गया रस्सी का अवरोध चिंकी कहलाता है।
फिर आता है कि बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी, इसे नाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथ। तो एक शब्द ध्यान रखना है आपको, नाथ। तो नाथ होती है बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई जाती है रस्सी होती है नाथ। और एक शब्द यहाँ पर चिनकी, और चिनकी शब्द का मतलब यहाँ है कि गाय या भैंस का जो नवजात बछड़ा है उसे दूध पीने से रोकने या मिट्टी खाने से रोकने के लिए उसके मुंह पे एक रस्सी की अवरोध पहना देते हैं, उसे कहते हैं चिनकी। चलिए आज के 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि मुर्गों की कलंगी को हटाना, मुर्गे की कलंगी को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्रूडिंग, डिबडिग, डीबिंडिंग, डिबडिंग। देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक ही है, डिबडिग और डीबंडिंग, एक है डीबिंकिंग। तो यहाँ पर देखो एक ही जैसे शब्द है, विशेष कंफ्यूज रह सकते हैं। तो मुर्गे की कलंगी को हटाना क्या कहलाता है? बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन बी उनका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सब के सब डिबडिग हो गए, डिबडिग हो गए। क्या हो गए? डिबडिग। मुर्गे की कलंगी हटाना की छोटी मोटी बात नहीं है, डिबडिग होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? डिबडिग। देखिए बात करते हैं कि मुर्गे की कलंगी को हटाना डिबडिग कहलाता है। और आपको यहाँ पर देखें पोल्ट्री यानी कि मुर्गी में सौंच को हटाना, सौंच जब हटाते हैं उसको कहते हैं डीबिकिंग, डीबिकिंग। और जानवरों की जो पूंछ काटते हैं उसे कहते हैं डॉकिंग, पूंछ काटना कहलाता है डॉकिंग। और जानवरों द्वारा मिट्टी खाना इसे कहते हैं साथियों जियोफेजिया। क्या कहते हैं? जियोफेजिया। और बाल खाना इसे कहते हैं पिलोफेजिया। क्या कहते हैं? पिलोफेजिया। तो देखिए यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। एक शब्द आपको ध्यान रखना है डिबडिंग, एक आपको ध्यान रखना है डीबिकिंग, डीबिकिंग। एक आपको ध्यान रखना है डोकिंग, डोकिंग। एक आपको शब्द ध्यान रखना है जियोफेजिया, और एक आपको ध्यान रखना है पिलोफेजिया। क्या ध्यान रखना है? पिलोफेजिया। तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ से शब्दावली सामने आ गई कि मुर्गे की कलंगी हटाना डिबडिंग, पोल्ट्री की सौंच हटाना डीबिकिंग, जानवर की पूंछ काटना डोकिंग, जानवर मिट्टी खाते इसे कहते हैं जियोफेजिया, और बाल खाना इसे कहते हैं पिलोफेजिया। चलिए अगले प्रश्न 10वें की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि मादा पशु अपने स्वयं के प्रयास से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, सहायता की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं पैलेसेटा, स्टिल बर्थ, एनस्ट्रस या डिस्टोकिया। ऑप्शन है पैलेसेटा, स्टिल बर्थ, एनस्ट्रस या डिस्टोकिया, डिस्टोकिया। बिल्कुल आपको बताना है 10 नंबर का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 10वें का डी, वो सही आंसर है। डिस्टोकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टोकिया। क्या टोकिया? डिस्टोकिया। देखिए बात करते हैं कि जब मादा पशु अपने स्वयं के प्रयास से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसकी सहायता की आवश्यकता होती है, और उस सहायता को उसे हम कहते हैं डिस्टोकिया। क्या कहते हैं? डिस्टोकिया कहते हैं। चलिए इस शब्द को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डिस्टोकिया। फिर एक देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जानवर का हिट में आना, जानवर का हिट में नहीं आना, हीट में नहीं आना, गर्मी में नहीं आना। जानवर कभी कभार हीट में नहीं आते हैं, ये हीट शब्द है, यहाँ पर इंग्लिश शब्द है गर्मी। ठीक है, जानवर का हीट में नहीं आना ये अपने कहलाता है एनस्ट्रस। क्या कहलाता है? एनस्ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें एनस्ट्रस्ट क्या है? तो जानवर का हीट में नहीं आना एनस्ट्रस्ट कहलाता है। आगे आपके प्रश्न संख्या 11 है। 11वां प्रश्न है कि बैलगाड़ी में सामान बांधने के लिए प्रयुक्त होने वाली रस्सी को क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है बर्रा, नाड़ी, चिक्की, नाथ। बिल्कुल आपको बताना है बैलगाड़ी में सामान बांधने के लिए प्रयुक्त होने वाली रस्सी क्या कहलाती है। तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है बर्रा या बर्रा। ठीक है, सब ध्यान रखें। चलिए देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि बैलगाड़ी में सामान बांधने के लिए प्रयुक्त होने वाली रस्सी को बर्रा कहते हैं, और गाड़ी के जुड़े में बांधे जाने वाली रस्सी को नाड़ी कहते हैं। जी हाँ साथियों, ध्यान रखना, गाड़ी के जो जुड़े होते हैं उस जुड़ी में जो रस्सी बांधी जाती है उसे नाड़ी कहते हैं। ये देखो काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें पहली बार पढ़ने को मिल रहे हैं, या हमने कभी देखे सुने नहीं होंगे, क्लासों के अंदर हमने नहीं पढ़े होंगे। तो गाड़ी जो बैलगाड़ी होती है उसका सामान बांधा जाता है, उसकी रस्सी को कहते हैं बर्रा, और उसी बैलगाड़ी के जुड़े होते हैं या जुड़े होते हैं उन जुड़े में रस्सी बांधी जाती है उसे कहते हैं नाड़ी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है कि खरगोश का मांस क्या कहलाता है? व्हील, बीफ, गेम, पार्क। खरगोश के मांस को क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पर गेम खेला है, तो सही आंसर है खरगोश गेम खेलता है, और खरगोश के मांस को कहते हैं गेम। क्या कहते हैं? गेम। देखिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो खरगोश का मांस गेम कहलाता है, बछड़े का मांस व्हील कहलाता है, सुअर का मांस पोर्क कहलाता है, मुर्गे का मांस चिकन कहलाता है, भैंस का मांस बफन कहलाता है, गाय का मांस बीफ कहलाता है, भेड़ का मांस मटन कहलाता है, और मुर्गी का मांस सफ़ेद मांस तथा बाकी सभी पशुओं का मांस लाल मांस कहलाता है। यहाँ ध्यान रखें, काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो आपको विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो देखिए मैं कुछ हाईलाइट शब्द कर देता हूँ। एक शब्द आया यहाँ पर गेम, ये होता है खरगोश का मांस। एक आया व्हील, इसे कहते हैं बछड़े का मांस। एक आया पोर्क, इसे कहते हैं सुअर का मांस। एक शब्द आया चिकन, इसे कहते हैं मुर्गे का मांस। एक आया बफन, ये होता है भैंस का मांस। एक आया बीफ, ये होता है गाय का मांस। एक होता है मटन, ये होता है भेड़ का मांस। सफ़ेद मांस मुर्गे का, बाकी सारे मांस लाल मांस होते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट है जो आपने स्लाइड से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। 13वां प्रश्न है कि थनों की संख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होना कहलाता है। यानी कि जो पशुओं के थन होते हैं
उन थनों में जब सामान्य से अधिक वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? पॉलीफीमर, पॉलीथेलिया, सोइंग, पॉलीडिसाइटली। जी हाँ, आपको बताना है 13वें नंबर का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर है पॉलीथेलिया, थन से थेलिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर, 13 नंबर का बी बिल्कुल सही है। देखिए डिस्कस करते हैं कि थनों की संख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होना पॉलीथेलिया कहलाता है, और अंगुलियों की संख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होना पॉलीडिसाइटली कहलाता है। पॉलीडिसाइटली या पॉलीडिसाइटली कहलाता है, अंगुलियों की संख्या में अधिक वृद्धि होना। तो यहाँ से आपको दो शब्द विशेष ध्यान रखने हैं, पॉलीथेलिया और पॉलीडिसाइटली। डिसाइटली क्या होती है? तो पॉलीथेलिया, थे से थन, तो यहाँ ट्रिक बन जाएगी, पॉलीथेलिया थनों की संख्या में सामान्य से वृद्धि, और पॉलीडिसाइटली यानी कि अंगुलियों में संख्या सामान्य से अधिक वृद्धि होती है, उसे पॉलीडिसाइटली कहते हैं। अगले बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि भारत में भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? नेलोर, मांडाया, न्यू हैम्पशायर, कॉर्निश। नेलोर, मांडाया, न्यू हैम्पशायर, कॉर्निश। जी हाँ, आपको बताना है सबसे छोटी नस्ल कौन सी है। तो यहाँ पर 14 नंबर का जो बंधु कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन बी मांडाया बिल्कुल सही है। मांडाया या मांडिया, मांडिया सही आंसर है, मांडिया। देखिए बात करते हैं यहाँ पर भेड़ों में, भारत में भेड़ों की सबसे छोटी नस्ल है वह मांडिया। भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है वह नेलोर, जो बकरी जैसी होती है। लेकिन आपको पूछा देखो सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? वह नेलोर। लेकिन भारत में कौन सी है? तो वह मांडिया। कौन सी है? मांडिया। फिर आता है कि मुर्गी की सबसे अच्छी ब्रूडर नस्ल कौन सी है? तो वह हैम्पशायर। और मुर्गी की सबसे अच्छी लेयर नस्ल कौन सी है? तो वह व्हाइट लेग हॉर्न। और एक आता है मुर्गी की सबसे अच्छी ब्रायलर नस्ल कौन सी है? तो वह कॉर्निश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हैम्पशायर ये है कौन सी नस्ल है? तो ये है ब्रूडर नस्ल मुर्गी की। एक आता है व्हाइट लेग हॉर्न, ये लेयर नस्ल है, लेयर नस्ल। एक आपके आया शब्द आया साथ में यहाँ पर कॉर्निश, और कॉर्निश है ये ब्रायलर की नस्ल है, मुर्गियों की तीनों नस्ल है। तो विशेष फैक्ट ध्यान रखें। और एक आता है आपकी भेड़ की सबसे छोटी नस्ल, वो तो है आपकी नेलोर, और भारत में पाई जाती है वो है मांडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। वैक्स नर भेड़ मेढे का को क्या कहते हैं? इनकी जो वैक्स नर है भेड़ का, उसे मेढे, मेढे को कहते क्या है? लैम्ब, फ्लॉक, रैम, ईव। तो यहाँ पर 15 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। जो वैक्स नर होता है भेड़, उसे रैम कहते हैं। तो एक आपको साथ में साइड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बकरी का वैक्स नर क्या कहलाता है? कमेंट बताएं, आंसर करें कमेंट के अंदर। बकरी का वैक्स नर क्या कहलाता है? मैंने पढ़ा रखा है, कमेंट करके बताएं ताकि रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। चलिए देखिए बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने कि जो भेड़ का वैक्स नर होता है उसे रैम कहते हैं, और मादा भेड़ होती है वैक्स, उसे कहते हैं ईव, और भेड़ के नवजात को कहते हैं लैम्ब, और भेड़ों का समूह होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। इसी प्रकार बकरियों का समूह होता है उसे कहते हैं ट्रिप या बैंड, सुअर का जो समूह होता है उसे कहते हैं ड्रो, घोड़े का समूह होता है उसे कहते हैं पैक, और ऊँटों का समूह होता है उसे कहते हैं टोला। क्या कहते हैं? टोला। तो विशेष शब्द है यहाँ पर रैम, रैम होता है भेड़ का नर, ईव, ईव होती है वैक्स मादा भेड़, लैम्ब भेड़ का नवजात लैम्ब कहलाता है, फ्लॉक, फ्लॉक होता है आपके भेड़ों का समूह, ट्रिप या बैंड बकरियों का समूह, ड्रो होता है सूअरों का समूह, पैक होता है घोड़ों का समूह, और टोला होता है ऊँटों का समूह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि जुड़े में दोनों तरफ पार्श्वों में बैलों के कंधों से बाहर की तरफ ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाने गए लगभग 2 सेंटीमीटर के छिद्रों में जो लकड़ी की खूंटियां लगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी के जो बैल के ऊपर जो एक लकड़ी लगाई जाती है, और लकड़ी के जो कंधों के बाहर की लकड़ी होती है, उस लकड़ी के 2 सेंटीमीटर के छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के अंदर खूंटियां लगाई जाती हैं। खूंटियों को क्या कहते हैं? खूंटा, नाड़ा, सॉल, मेक। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि जुड़ों में दोनों तरफ पार्श्वों में बैलों के कंधों से बाहर की तरफ निकली लकड़ी होती है, उसके ऊपर नीचे की ओर बनाए गए 2 सेंटीमीटर के छिद्र, और उन छिद्र में जो खूंटियां लगाई जाती है उन खूंटियों को सॉल या समेल कहते हैं। ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, सीरा या मालसेज या मोलासेज क्या होता है? तो ये होता है शुगर बीट के उप उत्पाद से प्राप्त पदार्थ जो सीरा या मोलासेज कहलाता है। इनके जो शुगर बीट होते हैं, उन शुगर बीट का जो उप उत्पाद होता है, इनके सेकेंड उत्पाद होता है, वो होता है सीरा या मोलासेज। तो यहाँ से आपको विशेष ध्यान रखना है समेल या सॉल क्या है, और एक ध्यान रखना है सीरा या मोलासेज क्या है। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। बारात के साथ भोजन आदि के बर्तन और सामान लेकर चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? ये पुराने समय की है, अभी वर्तमान में लेटेस्ट में ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में बैलगाड़ियों पर जब बारात जाती थी तो जिस बैलगाड़ी में खाने पीने का सामान होता था, बर्तन होते थे, उस गाड़ी को क्या कहते थे? चकड़ी, कोठी गडो, गाडो या हिंसोडी। बिल्कुल आपको सही आंसर बताना है। 17 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, कोठी गडो या कोठी गाडो।
क्या कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोठी गाडो, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, बारात के साथ भोजन आदि के बर्तन और सामान लेकर चलने वाली गाड़ी को कोठी गड्डो या कोठी गाडो कहते थे। और यहाँ से ध्यान रखना है कि पहाड़ी क्षेत्रों प्रदेश है, उन प्रदेश में पत्थर ढोने के लिए गाड़ों रेडुकलियों का काम में लेते हैं। तो देखिए ध्यान रखना, एक तो आता है आपके कोठी गाडो, या कोठी गड्डो क्या है? तो बारात के जो बारात होती है उसमें भोजन और सामान बर्तन वगैरह लेते हैं, उस गाड़ी का नाम है कोठी गाडो। और पहाड़ों में जो पत्थर ढोने के लिए होते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं गाड़ों का, और एक आपको कहते हैं रेडुकलियों का। रेडुकलियों का किसका? रेडुकली होते हैं जिसको आपने देखा होगा ट्रॉली कहते हैं, अपन उसको ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न है कि बेल्टिंग क्या है? बेल्टिंग क्या है? मुर्गियों की आवाज़ है, भेड़ बकरी की आवाज़ है, गाय भैंस की आवाज़ है, या सुअर की आवाज़ है? आपको बताना है बेल्टिंग किसे कहते हैं। जी हाँ, 18 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, भेड़ बकरियों की आवाज़ है बेल्टिंग। क्या है? भेड़ बकरियों की आवाज़। देखिए बात करते हैं अपन इसके भेड़ बकरियों की आवाज़ के बारे में। बेल्टिंग है क्या? तो बेल्टिंग है भेड़ बकरियों की आवाज़। सुअरों की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो सुअर की जो आवाज़ होती है उसे अपन कहते हैं गुटिंग। क्या कहते हैं? गुटिंग कहते हैं, गुटिंग। और मुर्गियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो मुर्गियों की आवाज़ होती है उसे कहते हैं क्रोविंग। तो ध्यान रखें, क्रोविंग किसकी आवाज़ है? तो क्रोविंग मुर्गियों की आवाज़ है। गुटिंग किसकी आवाज़ है? तो गुटिंग सुअरों की आवाज़ है। और बेल्टिंग किसकी आवाज़ है? तो बेल्टिंग भेड़ बकरियों की आवाज़ है। आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की, कि जानवरों को नाल के माध्यम से तरल औषधि पिलाना क्या कहलाता है? जानवर होते हैं उसको हम नाल के माध्यम से कोई तरल दवाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पीसरी, डरमिल, सिर्प, ट्रेचिंग। जी हाँ, 19 का सही आंसर बताएं। तो यहाँ पर जो 19 का आंसर बता रहे हैं ऑप्शन डी, ट्रेसिंग, उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेचिंग कहते हैं। देखिए अपन बात ट्रेसिंग या ड्रेसिंग भी कह सकते हैं इसको। देखिए बात करते हैं कि जानवरों को नाल के माध्यम से तरल औषधि पिलाना ड्रेसिंग या ट्रेचिंग कहलाता है। फिर आपके ध्यान रखना, सुक्रोज या शर्करा से निर्मित तरल औषधि जो मुंह के द्वारा देते हैं उसे सिर्प कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो आपको ड्रेसिंग या ट्रेचिंग, और एक आपको ध्यान रखना है सिर्प। तो जानवरों को नाल के माध्यम से जो औषधि देते हैं उसे कहते हैं ड्रेसिंग या ड्रेसिंग, और या किसी कह सकते हैं ट्रेचिंग। थोड़ा सा शब्द ध्यान रखें, ड्रेसिंग ट्रेचिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 की बात करते हैं कि जानवरों के शरीर में मांस का प्रतिशत क्या कहलाता है? जानवरों के शरीर में मांस का प्रतिशत क्या कहलाता है? कालफ प्रतिशत, ड्रेसिंग प्रतिशत, कैपो प्रतिशत, गिमर प्रतिशत। तो 20 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो है ड्रेसिंग प्रतिशत। देखिए बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो जानवरों के शरीर में मांस का प्रतिशत वो कहलाता है ड्रेसिंग प्रतिशत। और प्रजनन के लिए अच्छे ऊंट को स्टूड कैमल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टूड कैमल कहते हैं। जो प्रजनन के लिए अच्छे ऊंट होते हैं उसे स्टूड कैमल कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि गाछ, भैंस और ऊंट के, गाछ नहीं साथ में बात करें गाय, गाय, भैंस व ऊंट में परवश की क्रिया कहलाती है। यहाँ शब्द क्या है? गाय। गाय, भैंस व ऊंट में परवश की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग, फॉलिंग, कालविंग, लेबिंग। बिल्कुल यहाँ पर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालविंग। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालविंग। देखिए बात करते हैं गाय, भैंस और ऊंट के जो प्रसव की क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं कालविंग। क्या कहते हैं? कालविंग कहते हैं। ध्यान रखें, कालविंग। अगला है कि भेड़ होती है, इस भेड़ की जो प्रसव की क्रिया होती है उसे कहते हैं लेबिंग। भेड़ की प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लेबिंग। और बकरी के प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो बकरी की जो प्रसव की क्रिया होती है उसे कहते हैं किडिंग। और घोड़ी में क्रिया को कहते हैं फॉलिंग, और सुअर की क्रिया को कहते हैं फैरोइंग। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है तो ध्यान रखना है। फैरोइंग क्या है? तो फैरोइंग है सुअर की प्रसव क्रिया। फॉलिंग क्या है? तो फॉलिंग है घोड़ी की प्रसव क्रिया। किडिंग क्या है? तो किडिंग है बकरी की प्रसव क्रिया। लेबिंग क्या है? तो लेबिंग है भेड़ की प्रसव क्रिया। और कॉलोविंग क्या है? तो कॉलोविंग, कालविंग क्या है? कालविंग गाय, भैंस और ऊंट की प्रसव क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 22। बदिया किया हुआ मुर्गा क्या कहलाता है? हॉग, स्टेज, गेल्ड, कैपन। बदिया किया हुआ मुर्गा क्या कहलाता है? तो 22 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैपन। क्या कहलाता है? कैपन कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर है कैपन। देखिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पर। तो बदिया किया हुआ मुर्गा कैपन कहलाता है। बदिया किया हुआ सुअर होता है उसे हॉग या बैरो या स्टेज कहते हैं। और बदिया किया हुआ घोड़ा होता है इसे गेल्ड या गेल्डिंग कहते हैं। और बदिया किया हुआ बैल होता है इसे बुल लॉक कहते हैं। बुल लॉक, बैल लॉक, बैल को बुल और लॉक। तो यहाँ पर भी ध्यान रखें, कैपन, हैग, बैरो, स्टेज या गोल्ड या गेल्डिंग या बुल लॉक, ये शब्द क्या है? तो ये बदिया किया हुआ मुर्गा कैपन, बदिया किया हुआ सुअर हॉग या बैरो, बदिया किया हुआ घोड़ा गेल्ड या गेल्डिंग, और बदिया किया हुआ बैल बुल लॉक कहलाता है। बदिया शब्द के साथ में बात करें तो ऐसे एक तकनीकी है जिसके कारण उस पशु का वीर्य होता है वो स्थानांतरित नहीं होता है, स्त्रावित नहीं होता है, उसको रोक दिया जाता है, उसकी नस को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे कहते हैं बदिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वह उम्र जिसमें जबड़े के सभी स्थायी दांत उपस्थित हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं? गुमर, भरा हुआ मुंह, अध मुंह अवस्था, खंडित मुंह। तो यहाँ पर देखो जबड़े के सभी दांत आ जाते हैं, उसे भरा हुआ मुंह कहते हैं। क्या कहते हैं? भरा हुआ मुंह कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। सीधा याद हो गया, जबड़े के सारे दांत उपस्थित है मतलब भरा हुआ मुंह है।
देखिए वह उम्र जिसमें जबड़े के सारे दांत स्थायी होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं भरा हुआ मुंह। जिस उम्र में जबड़े के 2 दांत गिरने लगते हैं उसे कहते हैं खंडित मुंह। और वह जानवर जिसके सभी दांत गिर जाते हैं उसे कहते हैं गुमर। ठीक है, ध्यान रखें, भरा हुआ मुंह, खंडित मुंह और गुमर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर कांटों की टहनियां लगाना क्या कहलाता है? सांगगढ़, बाड़, छकड़ी, डोज। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। और हमको सभी को पता है कि हम खेत के चारों ओर करते हैं बाड़। तो देखिए पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर कांटों की टहनियां लगाना बाड़ कहलाता है। यह बबूल, खरनी, थोर और रतनजोत आदि के पेड़ लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से पेड़, तो बबूल, खरनी, थोर और रतनजोत, इनकी बाड़ बनाई जाती है। लास्ट प्रश्न है आज का 25 नंबर की बोझा ढोने के लिए बैल का बादीकरण करना क्या कहलाता है? गेल्ड, स्पेड, बुल या बुलॉक। तो यहाँ पर राइट आंसर है 25 का, वो है ऑप्शन नंबर डी, बुलॉक या बुललॉक। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए बात करते हैं बोझा ढोने के लिए बैल का बाध्यकरण करना बुलॉक कहलाता है। मांस के लिए पशु का बाध्य स्टीर कहलाता है। और बद्या की गई मादाओं को स्पेड कहते हैं, स्पेइड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें 3-4 इंपोर्टेंट जो शब्द है वो है, एक तो आपको करना है बुलॉक जो बोझा ढोने के लिए बाध्यकरण करते हैं, मांस के लिए बाध्यकरण करते हैं उसे कहते हैं स्टीर, और मादा जो होती है उसका बाध्य किया जाए तो आधी मादा होती है उसे कहते हैं स्पेइड। तो साथियों आपने पूरी क्लास देखी, इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपसे सहयोग है वो है इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ से आप व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं। और अगली क्लास आती है, तब तक आप इस क्लास का रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।